हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी का बीपीएससी टेस्ट सीरीज में। और आज ये चौथा टेस्ट है जिसको हम डील करने जा रहे हैं। और आशा करते हैं आपको जो पहले के वीडियो रहे हैं, चाहे वो घटना चक्र से रहे हों और चाहे ये टेस्ट सीरीज से रहे हों, आपको हेल्पफुल ज़रूर हुए होंगे। और मैंने पूरा घटना चक्र ऑलमोस्ट कवर कर रखा है, उसमें कुछ वीडियो और आएंगे तो उसको जल्दी ही हम पूरा आपको प्रोवाइड करा देंगे। और ये चौथा एक्चुअली टेस्ट सीरीज का लेक्चर होने जा रहा है आपके साथ। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और कृपया एक ग्रुप में अवश्य शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके और आपको भी। और जितनी बार आप ऐसे वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को बार बार देखिए, ताकि आपके ये क्वेश्चन एक्चुअली इतनी बार आएंगे और जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको कितना जो है इससे फ़ायदा होने वाला है। तो पहले इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। इन विच उपनिषद इज सत्यमेव जयते मेंशनड? सो दिस इज वेरी रिपीटेड क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स, सो इन सो मेनी एग्जाम्स दिस क्वेश्चन केम एक्चुअली। आई होप यू नो द आंसर। तो ऐत्रेय ऐत्रेयोपनिषद, ऐसोपनिषद एंड कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद। तो ये मुंडकोपनिषद में जो है ये बात कही गई है, और ये भारत एम्बलम जो है हमारा, उसमें मेंशन भी किया गया है सत्यमेव जयते, इसी वहीं से लिया गया है। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स? तो बुद्धिज्म दो सेक्ट में डिवाइड होता है। चौथे जो काउंसिल होती है, चौथा काउंसिल कहाँ पे होता है? ये कुंडलग्राम कश्मीर में होता है और कनिष्क के टाइम पे होता है। तो पहले हम थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। पहला होता है आपका राजगृह में, राजगृह राजगृह। दूसरा वैशाली, वैशाली। तीसरा होता है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। अगर आपने इसको रिवाइज नहीं किया है तो यहीं पे रिवीजन भी हो जाएगा आपका। और ये कुंडलग्राम, कुंडलग्राम सॉरी कुंडल ग्राम कश्मीर में, एक्चुअली कश्मीर। ये कनिष्क के टाइम पे हुआ था, कनिष्क के टाइम पे। ये हुआ था अशोका के टाइम पे, अशोका। ये काल अशोका, काल अशोका। ये शिशुनाग डायनेस्टी के राजा थे। और ये हर्यक डायनेस्टी के जो किंग थे। पहली बार जो हुआ था अजात शत्रु, अजात शत्रु के द्वारा कराया गया था। तो मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम विच ऑफ द हरप्पन साइट एविडेंस ऑफ प्ले ग्राउंड फाउंड? तो रोपर, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि रोपर है कहाँ। रोपर है पंजाब में, पंजाब में। राखीगढ़ी है हरियाणा में, धोलावीरा है गुजरात में, ओके। कालीबंगन है राजस्थान में। तो कुछ ऐसे एक्चुअली आर्टिफैक्ट्स भी पाए गए हैं। जैसे राखी गढ़ी में आपको क्या मिलेगा और वो धोलावीरा में आपको क्या मिलेगा? इसमें यहाँ पे एक जो है ग्रेनरी कहें या फिर बाथ, ऐसा कुछ पाया गया है जो कि 7 मीटर गहरा और 79 मीटर लॉन्ग है। तो ये एक स्पेशल फीचर है। और कालीबंगन में एक जो है जुता हुआ खेत पाया गया है। रोपर जो है सतलज नदी के किनारे है, सतलुज नदी के किनारे है। और इसमें जो ऑप्शन एक्चुअली है प्ले ग्राउंड जो पाया गया है, वो धौलागिरा में एक्चुअली पाया गया है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आप और ऐड कर लें अपनी प्रिपरेशन में। प्रजापति वॉज द मेन डिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लेटर वैदिक पीरियड? तो गॉड ऑफ यजना, गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ वाटर और गॉड ऑफ क्रिएशन। तो ये गॉड ऑफ वॉर कहें, सॉरी, गॉड ऑफ वॉर कहें या फिर रेन कहें, ये दोनों एक्चुअली इंद्र को बोला जाता था। और वाटर और यजना जो होते वो वरुण थे, ओके। और जो गॉड ऑफ क्रिएशन ये प्रजापति को बोला जाता था, प्रजापति। ये जो गॉड हैं या फिर इसमें फायर एक्चुअली है। एक ये वैदिक टाइम पे इम्पोर्टेंट माने जाते थे, लेकिन लेटर वैदिक टाइम पे गॉड ऑफ क्रिएशन प्रजापति को माना जाता है और इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है लेटर वैदिक पीरियड में, आप देखेंगे। तो ऑप्शन डी विल बी राइट हियर। लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस और फाउंड ऑफ विच रूलर द गुप्ता पीरियड? तो ये जो है कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा होता है, जो कि लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन जो है मेंशन किए जाते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो सकता है ये फर्स्ट और सेकंड में, लेकिन आपको प्रिसाइजली याद रखना है फर्स्ट वाले थे। इन विच
उपनिषद वॉज द प्रिंसिपल ऑफ निष्काम कर्म फर्स्ट प्रोपाउंडेड। तो ये कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ऐसोपनिषद और या फिर चांदोग्योपाय उपनिषद। तो ये ऐसोपनिषद थोड़े से पढ़ने में कई बार जो एंशियंट हिस्ट्री के टर्म होते हैं बड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें ऑप्शन जो है ऐसोपनिषद जो है सही था। तो दूसरे 7वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु वॉज द मुहतासिब ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो आर्मी ऑफिसर, हेड ऑफ करेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट, या रेवेन्यू ऑफिसर, या फिर कंडक्ट ऑफिसर। ये कंडक्ट ऑफिसर थे। कंडक्ट ऑफिसर मतलब क्या था, बिहेवियरल या फिर इथिकल जो ऑफिसर होते थे कि आपको कैसे रहना है, कैसे करना है, तो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। तो वहाँ पे ये बातें, तो इन इस बात को लागू करने के लिए इस ऑफिसर को नियुक्त किया गया था। अमुक्त मल्ल्या अमुक्त मल्यादा वॉज रिटन बाय विच फेमस रूलर। तो देवराय सेकंड, अच्युता देवराया, या कृष्ण देवराया, या फिर देवराया फर्स्ट। तो ये हैं कृष्ण देवराया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स इज कंसिडर्ड टू बी एन इनकारनेशन ऑफ कृष्णा एंड विष्णु। तो मीराबाई राजस्थान से आती है। दादू दयाल ये भी राजस्थान से आते हैं। ये कृष्ण के भक्त एक्चुअली माने जाते हैं। और ये नहीं, ये कृष्ण के भक्त मानी जाती हैं। ये निर्गुण वाले ब्रांच से थे। ये सेंट ज्ञानदेश, ये मराठी वाले क्षेत्र से हैं। मराठी मतलब गुजरात वाले क्षेत्र से। चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल वाले रीजन में थे, इनको जो है इनकारनेशन माना जाता था कृष्णा और विष्णु का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एवोल्यूशन ऑफ जजिया टैक्स बाय अकबर, दिस इज राइट। 1564 सही है। दीन इलाही 1582, ये भी सही है। महजरनामा, नो ये सही नहीं है, ये था 1569 या 79। एबोलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स, ये 1563। देखिए कई बार पिलग्रिमेज और जजिया लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पिलग्रिमेज टैक्स अलग था और जजिया टैक्स अलग था, तो इनमें थोड़ा सा जो अंतर है उसको आप, ये महजरनामा क्या है। महजरनामा एक्चुअली वो चीज़ है, इसमें ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछा है। तो महजरनामा क्या था, जैसे जो उलमा होते थे वो अपने आप को सुप्रीम समझते थे कि जो भी रिलीजियस मैटर होगा हम जो कहेंगे वही सत्य है। लेकिन अकबर ने इसको पलट दिया। नो, राजा जो बाद में अगर कोई डिस्प्यूटेड अगर है तो राजा जो डिसाइड करेगा प्रजा की मर्जी से या फिर जिस तरीके से भी, वही सुप्रीम माना जाएगा। और इसी को पास करने की वजह से जौनपुर के जौनपुर आपको पता होगा, जौनपुर के एक उलमा थे, उन्होंने एक्चुअली एक फतवा अकबर के खिलाफ जो है इशू किया था। कई बार वो भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कहाँ गए थे। विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इशू प्योर अरबिक क्वाइंस। कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, बलबन, इल्तुतमिश। तो आप ये जान लीजिए, पहली बात तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये डायनेस्टी जो थी, स्लेव डायनेस्टी उसके फाउंडर माने जाते हैं। और ये एक्चुअली रूल कहाँ से करते हैं, लाहौर से, और इनकी जो कब्र है वो भी लाहौर में ही है। और रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की बेटी थी, और ये जो है पहली हिंदुस्तान की कहें या फिर भारत की कहें पहली वुमेन रूलर थी। इसके पहले भी एक्चुअली वुमेन रूलर हुए थे, बट ज़्यादातर वो रीजेंट हुआ करते थे। रीजेंट का मतलब क्या होता था कि वो एक छोटा बच्चा है वो उस राजा का, और वो एक्चुअली अभी बहुत छोटा है, इस वजह से उसकी माँ जो है रूल करती थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो किसी रीजेंट, मतलब लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते थे कि राजा भी छोटा है भाई, इस वजह से थोड़ा राज्य को चलाने के लिए, क्योंकि वो राजशाही खून है, इसीलिए खून वाला कॉन्सेप्ट उसमें खूब चलता था। बाद में इसको बड़ा मिसयूज भी किया जाता है, तुम्हारा खून गंदा है, उनका खून अच्छा है। तो ऐसी भी चीज़ें बाद में जो है डेवलप होती हैं। तो इल्तुतमिश जो था इसने पहली बार, और कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद ये इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है, और ये जो है पहली बार आता है दिल्ली। दिल्ली अपनी कैपिटल बनाता है और दिल्ली से ये रूल करना शुरू करता है, और इसी ने ही क्वाइन भी इशू किया था। दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। विद विच पार्टी टिकट डिड ही विन द इलेक्शन। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी, लिबरल पार्टी। तो एक्चुअली पहले आप ब्रिटेन में जान लीजिए, ब्रिटेन में या फिर यूके आज बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में दो पार्टियां हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक है लिबरल पार्टी। अभी वहाँ पे लिबरल पार्टी की सरकार है, और उसके प्राइम मिनिस्टर का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए, यूके में कौन प्राइम मिनिस्टर है। और कंजर्वेटिव पार्टी के अभी ऋषि सुनक जी थे, तो वो चुनाव हार गए। और लिबरल पार्टी
लिबरल पार्टी से इनको टिकट मिला था और ये बने थे। और एक और पार्टी कई बार अगर पूछा जा सकता है आपका अमेरिका से, तो वहाँ पे दो पार्टियां हैं, एक तो डेमोक्रेट्स, डेमोक्रेटिक पार्टी बोली जाती, एक रिपब्लिकन बोली जाती है, रिपब्लिकन। तो अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ट्रम्प, ट्रम्प वो हैं रिपब्लिकन पार्टी से। बराक ओबामा जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं आदमी, वो थे डेमोक्रेटिक पार्टी के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन सिंगापुर अलोंग विद आज़ाद हिंद फौज? देखिए ऑप्शन कितना क्लोज दिया हुआ है। 16 अक्टूबर 1943, सबको पता है 1943 में हुआ है, लेकिन ऑप्शन से खेल गया। 21 अक्टूबर और 6 नवंबर। तो ये ऑप्शन बी विल बी राइट। और इनको एक्चुअली एक्सिस जो पावर थी, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, इनको इस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज भी किया गया था जर्मनी के द्वारा, इटली के द्वारा, जापान के द्वारा, बर्मा के द्वारा भी इसको रिकग्निशन दी गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाई whom was the newspaper name the Independent published or edited? के एम पन्नीकर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चितरंजन दास। तो दिस न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाई मोतीलाल नेहरू। व्हेन डिड द, और कब किया था उन्होंने? 1919 में, जलियांवाला बाग के आप अगर याद कनेक्ट बनाएंगे तो उसके आसपास आप समझ लीजिए। व्हेन डिड द वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? तो 3 जून 1947, 14 जून 1947, 19 जुलाई 1947 एंड 14 अगस्त 1947। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम टाइम लेंगे आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान आता है, जिसमें ये डिक्लेयर करते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का डिवीजन होगा और कंट्री का डिवीजन होगा। उसके बाद ये जो है, यही ऑप्शन तो इसमें यही सही है, 14 जून 1947। इसको कांग्रेस ने फिर मजबूरी में आकर के इस रेजोल्यूशन को पास किया, जिसमें पटेल, नेहरू और भी बहुत इंपॉर्टेंट, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। और ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि ठीक है भाई, देश का पार्टीशन होना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ गए थे, लाखों लोग की संख्या में लोग एक दूसरे को मार रहे थे, इस तरीके की जो है भावनाएं भड़क गई थी। तो उसके बाद एक और डेट आप याद रखिए, 4 या 5 जुलाई, कई बार 5 देता है, कई बार 4 देता है, 4 या 5 जुलाई को, क्योंकि यहाँ पे जब दिन होता है वहाँ पे रात होता है। तो आपको पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस जो बिल था उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और 15 जुलाई, ये एक्चुअली ये डेट पूछा जाता है, इस वजह से मैं प्रिसाइजली बता रहा हूँ। 15 जुलाई को लॉर्ड ऑफ, जो वहाँ का जो लोअर हाउस है जिसको यहाँ से आप लॉर्ड ऑफ हाउस नहीं बोलेंगे उसे। और 16 जुलाई को लॉर्ड ऑफ हाउस, ओके। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको लोअर हाउस बोल दीजिए आप, लोअर हाउस यहाँ के लोकसभा की तरफ। और लॉर्ड ऑफ हाउस जो था वो 16 जुलाई को पास करते हैं। और 18 जुलाई को वहाँ के जो एम्परर होते हैं, वो जो है मोनार्क जो होते हैं, वो साइन करते हैं और ये एक्ट बन जाता है। 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को जो है 15, और ये डेट क्यों चूज किया गया था, क्योंकि माउंट बेटन एक ना आर्मी कमांडर थे, जो जापान जब सरेंडर किया था, तो उनके लिए ये ऑस्पिशियस डेट था कि इन्होंने सरेंडर कराया था जापान को, इसलिए इन्होंने ये डेट चूज किया कि इसी दिन भारत को आज़ादी वाला जो है हम सौंप देंगे। तो इस वजह से ये सारी डेट आप याद रखें। यहाँ पे करीब 8-10 क्वेश्चन आप समझ लीजिए यहाँ पे आपने कर लिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? तो 1919 के अंदर आप देखिए कौन कौन से पावर जो है ट्रांसफर किए गए थे। ट्रांसफर ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, दिस इज राइट। द द सिस्टम ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंसेस, अंडर दिस फॉर फर्स्ट टाइम द यूनियन बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट बजट। तो ये सभी ऑप्शन जो है एक्चुअली करेक्ट है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट। इसमें हमें डायरकी को थोड़ा सा, एक्चुअली ये जो स्टेट बजट को सेपरेट करने का काम 1935 में हुआ था, लेकिन जो बजट एक्चुअली जो किस एक्ट से किया गया था, ये एक्ट यही था, लेकिन पास किया गया था 1935 में, इसको सेपरेट किया गया था। डायरकी क्या है, अगर आप आज के समय में अगर आप कंपेयर करें तो कुछ तरीके का आप यूटी देख सकते हैं। यूटी कौन सा यूटी? जिसमें लेजिस्लेचर है।
तो वो एक्चुअली पूरा स्टेट तो होता नहीं, जैसे आप दिल्ली को ले लीजिए। दिल्ली में एक एलजी होते हैं जिनके पास लॉ और लॉ एंड ऑर्डर और लैंड और एक और लॉ, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, ये पब्लिक ऑर्डर भी बोलते हैं इसको। तो उस समय जैसे लॉ एंड ऑर्डर और लैंड और फाइनेंस भी, उस समय जो गवर्नर होता था ब्रिटिश होता था, वो देखता था उसके काम। बाकी एजुकेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, ये सब चीज़ें ट्रांसफर कर दी गई थी। तो मतलब डुअल गवर्नमेंट एक तरीके से चल रही थी। देखिए दिल्ली में कितनी दिक्कतें होती हैं अगर दूसरी गवर्नमेंट है, क्योंकि हमेशा जो गवर्नर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे काम करता है, तो वो हमेशा आपका बिल ही नहीं पास करेगा, तो एक अलग समस्या जो है जनरेट करके। तो वैसे उस समय भी ये चीज़ें समस्याएं आपको देखने को मिल रही थी। तो चलिए, अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहले तो आप देख लीजिए ये एक्चुअली वॉर कब कब हुए। वांडी वॉस जो वॉर है ये 1760, और कर्नाटक जो वॉर है ये 1746 to 48। बैटल ऑफ बेदारा ये है 1759। और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये 1767 से 69। तो इसमें पहला जो होगा ये कर्नाटिक वॉर मतलब दूसरा पहला होगा। तो इसमें जो है ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद तीसरा होगा 59, फिर 1760 में वन डी वॉर्स। ये डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। सेकंड स्टेट टू एक्सेप्ट वेलेंसली सब्सिडरी अलायंस वॉज। देखो पहला स्टेट तो हर किसी को याद होता है, लेकिन इसने सेकंड पूछ दिया है। तो सेकंड, तो आप याद रखें एक एच एम टी, और फिर ए अवध, और एक इतना भी याद रखेंगे उसके बाद अवध है। तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, ये जो, और उसके बाद पेशवा, पेशवा भी थे, एपी बोलते हैं। ऐसे मैंने याद किया है, आप भी ऐसे याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। तो इसमें दूसरा स्टेट जो होगा वो होगा मैसूर। तो जो है मैसूर वाला ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि इसमें सेकंड पूछा है। फिर मैच द फॉलोइंग करेक्टली। अभिनव भारत आ जाएंगे सावरकर। द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ये हो जाएंगे एम एन जोशी एक्चुअली लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट बने थे, और ये भी उसमें सेक्रेटरी या फिर ऐसे कुछ पद इनको मिला हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये सोशलिस्ट हैं, तो ये मतलब 1928 वाला जो नाम बदल करके किया गया था, एच आर ए का एच एस आर ए कर दिया गया था। और नौजवान भारत सभा ये किया गया था भगत सिंह जी के द्वारा 1926 में। तो इसके ईयर को भी आप याद रखें, ये हुआ था 1920 को। ओके, और ये अभिनव भारत बना था 1905 आई थिंक, या 4। तो आप देख लीजिए पहले का चौथा और पहले का डी, तो डी तो सभी में दिया हुआ है। दूसरे का तीसरा मतलब दूसरे का तीसरा ये या यही होगा। और फिर किसी वाला ऑप्शन सही होगा, आप मिला लीजिए, उसमें मैंने ऑप्शन आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वायसराय डिड द वाइट म्यूटनी टेक प्लेस। तो एक्चुअली दो बार वाइट म्यूटनी होती है। एक तो होती है 1859 आप कह सकते हैं, या 58 भी कह सकते हैं। ये कब हुआ था, जब एक्चुअली 1857 वॉर के बाद, जो 1 नवंबर 1858 में जो इलाहाबाद से एक अनाउंसमेंट हुआ था कि अब जो कंपनी रूल एंड हो रहा है और क्राउन रूल जो है बनेगा। तो उस समय जो दो दो सेनाएं काम करती थी ब्रिटिश की, एक तो ब्रिटिश के अंदर मतलब क्राउन के अंदर, और एक जो है कंपनी के अंदर। तो कंपनी के जो एम्प्लॉय हुआ करते थे या फिर जो सोल्जर हुआ करते थे उनको भत्ता मिलता था। वो भत्ता खत्म करने की वजह से वो जो है चिल्लाना शुरू कर दिए थे, इस वजह से उसको वाइट म्यूटनी बोला जाता। एक हुआ था 1883 में, ये हुआ था रिपन के समय। यही ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि इल्बर्ट बिल लाया गया था। इल्बर्ट बिल क्या था, इल्बर्ट बिल एक ऐसा स्टेप लिया गया था पहली बार कि जो इंडियन मजिस्ट्रेट हैं वो अगर यूरोपियन भी कोई दोषी पाया जाता है तो उसकी ट्रायल कर सकता है। तो एक तरीके से जो अछूत या फिर हमारे इंडियन सोसाइटी में था, तो ऐसे ही सारे लोग अछूत थे ब्रिटिश की नज़र में। यहाँ पे जैसे कोई ऊपरी जात का है, निचली जात का है,
तो पूरे इंडियन को उसने निचली जात का कर दिया था। और तो यही इसीलिए बहुत बुरा लगता है लोगों को कि जातिवाद कितनी खराब चीज़ है। लेकिन जिनके पास उसका एडवांटेज है वो अपना एंजॉय करते हैं। उनको लगता है कि ये सही है वो गलत है, लेकिन जात नहीं छोड़ना चाहते। तो ऐसे ही सारे लोग दलित थे हम ब्रिटिश की नज़र में, ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा था। तो लॉर्ड रिपन जो है राइट होगा। बाई होम वॉज द इंडियन लीग स्टेब्लिश्ड। तो इंडियन लीग स्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। और एक दो तीन एक्चुअली नाम आप याद रखें, इंडियन लीग, अमृत, ये और अमृत बाजार पत्रिका, ये दोनों जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। एस एन बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ये जो है लॉन्च किया था। सच्चिदानंद सिन्हा, ये सच्चिदानंद सिन्हा ये अनुशीलन समिति से थे, और ये दोनों मिल करके ये एक्चुअली ये बनाए थे। और एक बस इतना ही देखिए। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिमांडेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेड? ये लखनऊ सेशन में हुआ था। एम एन मजूमदार इसके प्रेसिडेंट थे उसमें कांग्रेस के। गवर्नर जनरल हु ऑर्डर द दिल्ली एम्परर टू वैकेट द रेड फोर्ट एंड स्टे इन कुतुब मीनार सिलेक्टेड। ये आपको सही सिलेक्ट करना है। तो विलियम बेंटिक शाह आलम को बोला था इसने। और लॉर्ड कैनिंग बहादुर शाह सेकंड को बोला था। लॉर्ड डलहौजी ये फारुख को बोला था। ये लॉर्ड डलहौजी बहादुर शाह सेकंड को। ये ऑप्शन डी विल बी राइट। बहादुर शाह जफर को बोला, ये जफर इनका नाम था, जो लास्ट रूलर ऑफ मुगल थे। और इनको बोला था कि अगला जो सक्सेसर होगा आपका वो प्रिंस टाइटल लेगा, इंपरर या फिर ऐसा कुछ टाइटल नहीं ले सकता। हु एड्रेस हु एड्रेस्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो इसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने एक्चुअली अनाउंस किया था। ऐसी बातें बोली थी गांधी जी के बारे में, क्योंकि बंगाल में इनके रहने से काफ़ी कम जो है वायलेंस हो गया था। इसलिए जो वहाँ की एक्चुअली फोर्स नहीं काम कर पा रही थी, वो मोरल सुएसन के द्वारा गांधी जी ने वो काम कर दिया था कि आप लोग आपस में न लड़े। हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा राइट्स हो रहे थे उस समय, तो इसी वजह से लॉर्ड माउंटेन ने ये बात बोली थी। हु डिक्लेयर द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज द इन सेनेट वेस्ट। तो ये बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। क्योंकि वेस्ट आप मत कीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत गरीब हैं, लोगों की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, ऐसा ये सब रीजन था। व्हाट वाज द मेन पर्पज लेइंग a railway line in India by Dalhousie? Promotion of trade and commerce, developing other facilities in country, connecting mines with ports। तो ये ऑप्शन जो है सही है। और मूवमेंट ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री को मूव करने के लिए, ताकि कोई अगर रिवॉल्ट होता है कहीं पे तो उसको मूव किया जा सके, वो भी एक रीजन था। वो प्राइमरी रीजन था। ये सभी इंटरेस्ट थोड़े बहुत पूरा हो रहे थे, लेकिन उनका अपना पर्पज था। वो बाई डिफॉल्ट दूसरी भी चीज़ें जो है हो जाए तो अलग बात है। वेयर वॉज द 27th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? तो गया में तो 1922 में हुआ था, जो कि 37th नंबर का था शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। 27th नंबर वाला जो था वो बांकीपुर में हुआ था। रामगढ़ में ये 1940 में हुआ था क्या शायद, ये मुझे नहीं याद आ रहा है। तो इसके लिए आप बाकी लेकिन इसमें ऑप्शन सही है। ट्रीटी ऑफ झलकी वॉज साइंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो निजाम ऑफ हैदराबाद एंड बालाजी राव, इनको नाना साहब भी बोलते थे। तो ये पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है। हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ए कंप्लीट सेक्वाई मोटनी? तिसराइली, टी आर होम्स, लॉरेंस एंड सीले। तो ये लॉरेंस एंड सीले ने कहा था कि कंप्लीट म्यूटनी है। और ये एक्चुअली इनके बारे में भी थोड़ी सी बात जान लीजिए। टी आर होम्स ने कहा था, ऐसा कुछ कहा था, बार्बरिज्म ऑन सोशलिज्म या फिर ऐसे सिविलाइजेशन, ऐसा कुछ इन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था। ये भी पूछा जाता है एक्चुअली। तो इस वजह से आप थोड़ा सा, मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं आता रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ था, बार्बरिज्म ऑन सिविलाइजेशन समथिंग। Who made painting in memorial dedicated to British women in India during the revolt of 1857? John Tenniel, Thomas Jones Barker, Felico Beto, सर जोसेफ नोएल पट्टोन। तो इस सर जोसेफ नोएल पट्टोन, तो एक्चुअली ब्रिटेन में भी जैसे यहाँ पे 1857 जब वार हुआ था, तो वहाँ की भी गवर्नमेंट को अपनी जनता को समझाना है कि भाई हम सही कर रहे हैं। तो इस वजह से वो जो है पेंटिंग बनाई गई थी कि वहाँ पे इंडिया में इंडियन वूमेन, जो ब्रिटिश वूमेन है, उनके साथ बहुत गलत किया गया है। इस वजह से जस्टिफाई करने के लिए ये पेंटिंग्स बनाई गई थी।
डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है ml/t-2 और एरिया का L2। इसको सॉल्व करेंगे mln-1 t-2, तो इसमें देख लीजिए ml, ऑप्शन बी विल बी राइट। A mirror that always forms an erect image of a real object, तो always रिमेंबर दिस वर्ड, ऑलवेज रे मतलब सीधा बन रहा है और रियल बन रहा है। तो सीधा पहले बात, रियल बनता किस में है, तो कॉनकेव होगा तो गलत हो जाएगा। कॉनकेव कॉनकेव ये बचाइए, प्लेन और कॉन्वेक्स वाले में जो है हमेशा सीधा और रियल ऑब्जेक्ट बनता है। एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज पिच विच डिपेंड्स ऑन, तो इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी, एम्पलीट्यूड। तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है एक्चुअली। और जो लाउडनेस है, अगर साउंड के जो लाउडनेस है, साउंड का जो लाउड, LOUD, लाउड, लाउडनेस, लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी पे, मतलब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। क्वालिटी जो है वो टोन, कहीं टोन पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। विच कलर ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड द मोस्ट व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म, तो ऐसे प्रिज्म रख लीजिए आप, जब इधर से लाइट भेजी जाती है तो ये एक्चुअली ऐसे कुछ जो है सभी अपने रंगों में हो जाता है। तो यहाँ से विव ग्योर, तो देखिए ये तो ऑलमोस्ट बहुत थोड़ा सा एक्चुअली बेंट होती है, तो कौन कम बेंट हो रहा है, तो सोचा था तो वायलेट हो रहा है, फिर ब्लू हो रहा है, तो इसमें वायलेट जो है राइट हो जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी। हु फर्स्ट गिव द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, तो रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, या फिर जे थॉमसन, या फिर नील्स बोर। तो ये होगा जॉन डाल्टन। ये एक्चुअली एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर है। ओके, और एक और थ्योरी होती है एक्चुअली एटॉमिक थ्योरी, अगर एक्चुअली अगर मॉडल की बात किया जाता तो जे जे थॉमसन हो जाता, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर की बात करते हैं, तो ये जॉन डाल्टन जो है सही ऑप्शन होगा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी इज ग्रेटेस्ट, तो ये होता है पोल पे, और इक्वेटर पर सबसे कम होता है। तो क्योंकि हमारा अर्थ जो है ना ये ऐसे है। ओके, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन ये भी होता है कि ये डिस्टेंस बहुत कम होता है। ओके, तो यहाँ पे जी की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और ये इक्वेटर है, ये यहाँ पे वैल्यू, हालांकि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करती हैं इन सारी चीज़ों को। इफ इफ 100 watt bulb is lit for 10 hours, how many units of electrical energy will be spent, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करिए, 100 × 10/1000। एक फार्मूला होता है कि कितना वॉट है, वॉट इंटू आवर इंटू डेज। ओके, ये और 1000 से डिवाइड कर दीजिए, वही यूनिट निकल जाता है। इसमें डेज तो है नहीं कि 10 घंटे ही केवल डल लेते हो डेज, मतलब डेज नहीं पड़ेगा इसमें। तो अब 1000 हो गया है तो मतलब एक यूनिट पड़ेगा। मस्टर्ड गैस इज यूज्ड केमिकल वॉरफेयर। ओके, ये है नहीं ऑयल लगाने वाला, तो ये है मस्टर्ड गैस जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ था। एस्ट्रोनॉट कैन नॉट स्टैंड अपराइट इन स्पेस, द मेन रीजन फॉर दिस इज ग्रेविटी इज वेरी लिटिल स्मॉल फेरिक प्रेशर, ग्रेविटी इज एब्सेंट, यस ग्रेविटी वहाँ पे एब्सेंट होता है, इस वजह से दिक्कत होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, तो ये हेनरी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स, तो ये पोलोनियम होता है, इसके पास करीब 33 जो है आइसोटोप्स होते हैं, इसके पास 17 होते हैं शायद, और इसके पास 8, इफ राइट, लेकिन ये पोलोनियम के पास बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन, ये 2.2 होता है, ये तो ब्लड का होता है, ब्लड का पीएच 7.4 होता है, और ये एसिडिक बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो एक स्केल में अगर 7 से कम है तो इधर एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा अगर है तो बेसिक होता है कोई भी चीज़। तो गैसोहोल मिक्सचर इज, ये होता है 90% पेट्रोल प्लस 10% एल्कोहल होता है, बाकी ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो इसको E10 भी बोला जाता है, आप ये भी याद रखें। ग्राफीन इज एलॉय ऑफ कार्बन, नैनो कार्बन, नैनो फ्रॉम कार्बन, आइसोटोप ऑफ कार्बन, आइसोमर ऑफ कार्बन, तो ये सब बकवास बातें लिखी हुई हैं, ये नैनो है। अगर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन देता तो वो सही हो जाता, लेकिन नैनो तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा। All gases at the same temperature and pressure have the same number of molecules of the same volume. This comes under which law? So this comes actually Avogadro law. Kernotite is an ore or mineral of which metal?
बेरिलियम, क्रोमियम, यूरेनियम। तो ये यूरेनियम का एक्चुअली ओर है। और पिच ब्लेड अगर हो वो भी यूरेनियम का ही होता है, तो उसमें यूरेनियम विल बी राइट ऑप्शन। द मॉलिक्यूल फ्रॉम एल्कीन इज, देखिए तीनों चीज़ों आप देखिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसमें दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, और इसका जो फार्मूला होता है CnH2n। ओके। और इसका जो फार्मूला होता है CnH2n-2। देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाने से दो हाइड्रोजन और हट जाएंगे, तो इस वजह से माइनस हो जाता है, तो -2 ये जो है ऑप्शन हो जाएगा। इसका इसका एग्जांपल देखिए, मेथेन देख लीजिए आप, CH4, और इसका देखिए C2H2 और C2H4। ओके। इसका ऑप्शन देखें C2H2, ऐसा कुछ बना सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप इसको याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज यूज्ड फॉर वॉशिंग ज्वेलरी। तो ये होता है ईथर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वारेजिया, नाइट्रिक एसिड। तो ये होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और HCl। इसको 3:1 रेशियो में जब बनाया जाता है उसी को एक्वारेजिया बोलते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन सी विल बी राइट। और ये इसको ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। अ थिन शीट इज मेड बाय बीटिंग एन एलिमेंट दैट एलिमेंट विल बी। ये सब मेटल की क्वालिटी होती है एक्चुअली, अगर आप सब इनकी सबकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो ये सब मेटल। और सबसे ज़्यादा एक्चुअली जो तन्यता जो होती है वो गोल्ड में होती है। उसका बहुत बारीक सा बारीक एक्चुअली आप निकाल सकते हैं, बहुत लंबा वायर। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सो इलेक्ट्रोडायलिसिस, डायलिसिस, माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेशन, इलेक्ट्रोलिसिस। देखो इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, डायलिसिस का मतलब होता है इसे, ये जब डायलिसिस की प्रक्रिया को तेज करने के लिए इलेक्ट्रिक मेथड का यूज किया जाता है। ये आप सुने ही होंगे कि ब्लड को प्योर करने के लिए, और ये सब भी उसी सारी चीज़ों को, कोलाइडल सोल्यूशन को प्योर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा। ये सब चीज़ें, ये तीनों एक ही काम करती हैं अलग अलग तरीके से। मेमोरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये होता है मेमोरी आपका, अगर आप देखें इसमें ऑप्शन कौन सा से, इसमें ऑप्शन डी विल बी राइट। ये रिफ्लेक्स एक्शन का काम करता है। सेरिबेलम ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को देखें जैसे भूख, ताप, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए होता है। और ये एक्चुअली सबसे बड़ा पार्ट भी होता है ब्रेन का, सेरिबेलम। तो इसको आप याद रखेंगे। इसमें वाइटामिन्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो B7, इसको बायोटीन भी बोलते हैं, हेयर लॉस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन ई इनफर्टिलिटी को लीड करता है, इनफर्टिलिटी इन ह्यूमंस। विटामिन के ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। और विटामिन ई ये होता है, सॉरी, B12, गलत मिला दिया, एक बार फिर से देखते हैं। B7 हेयर लॉस, BE ये इनफर्टिलिटी, और के जो है ये होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। B12 होता है परनीसियस एनीमिया। एक्चुअली ये एनीमिया जो कि ब्लड की एक बीमारी होती है, उसके लिए होता है। और B12 एक्चुअली एक वजह से और जाना जाता है कि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक का 3, 3, 3, 1, 4, 3, 1, 4, ये जो है ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई द एड्स। तो PCR होता है, यस होता है। पीरा रीपा ये नहीं होता। CD4 ये होता है, इलिसा होता है। तो ये दोनों एक्चुअली थोड़ा सा एडवांस लेवल के टेस्ट हैं। ये इम्यूनिटी टेस्ट के लिए होता है कि इम्यूनिटी कितनी बची हुई है, कितना, ये सब चीज़ों के लिए। तो ऑप्शन इसमें जो है 1, 3, 4 सही होगा। 1, 3, 4 ऑप्शन डी विल बी राइट। नेम ऑफ डिजीज और उसके बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है। देखो बैक्टीरिया में ऐसे ना कोकोस और ये सब थोड़े से वर्ड जैसे जुड़े होते हैं ना, तो एक्चुअली बैक्टीरिया के टाइप्स को बताते हैं कि बैक्टीरिया का शेप कैसा है। तो उस वजह से कई बार ये सब टर्म यूज होते हैं। कोलेरा, कोलेरा होता है विब्रियो कोलेरा। तो 1 का 3। तो फिर ट्यूबरकुलोसिस ये है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, TB जिसे बोलते हैं। निमोनिया, निमोनिया होता है डिप्लोकोकस निमोनाई। और टिटनस होता है क्लोर क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3, 3, 4,
3 4 ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया। 3 4 2 1, 3 4 2 1। 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स। तो सुक्रोज, सुक्रोज इज नॉट मोनो मोनो मोनोसेक्राइड, बाकी ये सब मोनोसेक्राइड है। और इसमें एक्चुअली होता कि ये डाइसेक्राइड्स हैं। ये इसमें होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ओके, इस वजह से ये डाइसेक्राइड होता है। इसको आप ये भी रख, क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सुक्रोज में मतलब कौन से दो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आप याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये है नोस्टोक, इनाबेनिया, एजोटोबैक्टर, माइकोरिजा। तो ये माइकोरिजा है। ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए है। ए बी सी डी नहीं है। फिर आर्चियोपेट्रिक्स वॉज ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन, ये रेप्टाइल्स एंड एवियन, एवियन एंड ममल्स, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स एंड ममल्स। तो रेप्टाइल्स और एवियन के बीच का एक पक्षी, एक्चुअली पक्षी होता था, एक माना जाता था, लेकिन उसके बीच की कड़ी माना जाता है। तो दोनों प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, बहुत एंशियंट टाइम में, बहुत मतलब अभी वो पाया नहीं जाता शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये होता है, ये होता है थैलोफाइटा, ये होता है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा जो है इसमें राइट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म इन द प्लांट। तो ये होता है प्लास्टिड्स, एक्चुअली प्लास्टिड्स होता है, बट इसमें मोरेकल जो मोरेकल जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन इन सारे ऑप्शंस में प्लास्टिड सबसे बड़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। तो ये आप याद रखें, 5 हैं, 15 16 19 और 29 30। ये 5 आर्टिकल्स जो फंडामेंटल राइट्स में है वो केवल इंडियंस के लिए हैं। बाकी सब जो है कई बार इसलिए आर्टिकल 14 देते हैं, राइट टू इक्वलिटी। ऐसा लगता है कि भाई ये तो सबके लिए होना चाहिए, इंडियन और उनके लिए भी दोनों। तो ये वो दोनों के लिए है। ऐसा लगता है कि केवल इक्वलिटी तो इंडियंस के लिए होना चाहिए, नहीं, इक्वलिटी सबके लिए है। और 3 आर्टिकल और आप याद रखें, एक 14, 19 और 21। इसको गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल भी बोला जाता है। तो इसमें हो जाएगा और ऑप्शन डी, सारे ऑप्शन जो है। और इसमें से कुछ और भी दे तो आप इसको कर लेंगे। व्हेन वाज द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ट। तो ये 1986 में, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा न्यूज़ में भी रहता है। 19 नवंबर 1986 में ये हुआ था। अंडर विच जुरिस्डिक्शन डज द सुप्रीम कोर्ट इश्यू रीट्स। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, मोर देन वन ऑप्शन। तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रीट जो है ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल, ओरिजिनल का क्या मतलब है? ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल ही है, ये मतलब कि ये मेरा ही अधिकार है, आपका नहीं है। एपलेट का क्या होता है, पहले आप लोअर जुडिशरी में जाएंगे, फिर वहाँ पे केस की सुनवाई आपके अगेंस्ट आ गई, आप नहीं सेटिस्फाई हैं तो हायर जो है जुडिशरी में जाइए, फिर धीरे धीरे आप सुप्रीम कोर्ट में पहुँचते हैं। लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि आप लोअर कोर्ट में मत जाइए, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन 143 आर्टिकल के तहत जो है इशू किया जाता है, और ये प्रेसिडेंट जो है सीक कर सकता है। तो ऑप्शन इसमें जो है ए जो है करेक्ट होगा। With reference to the Controller and Auditor General of India, consider the following statements. Its tenure is 6 years or till the age of 62 years. Remain, इसमें इनकरेक्ट पूछा है, ये बात है। Remains in office during the pleasure of President. His salary and other conditions of service are, तो इसमें सब इनकरेक्ट है, क्योंकि ये 65 साल होता है इसका। एक तो ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे नहीं होता, और ये पार्लियामेंट के द्वारा जो है इसका जो है सैलरी और ये सब डिसाइड किया जाता है, ना कि प्रेसिडेंट के द्वारा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन, तो ये है कॉकरोच। इन सब में तो ओपन नहीं, क्लोज होता है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। डीपीएसपी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ऑल आर सही, ये सभी जो है किए गए। अगर अच्छा आप बताइए कि राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि वो कहाँ से लिया गया है।
इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, ये तो नॉमिनेशन है, आप इलेक्शन ऑफ राज्यसभा कहाँ से लिया गया है उसको आप बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज रिलेटेड टू इलेक्टोरल फॉर रिफॉर्म्स, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए कौन कौन सी कमेटी जो है बनी है, यही ये पूछना चाहते हैं। तो दिनेश गोस्वामी, फिर इंद्रजीत गुप्ता, वोहरा, ये तो ये तीनों कमेटी 1 2 3 ऑप्शन डी विल बी राइट। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है, और ये सब कमेटियाँ एक्चुअली ना 1990 से लगा करके 2000 के आसपास ऐसी सब बनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज है। बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ए प्रोविजन हैज बीन मेड टू मेक द सेम पर्सन द गवर्नर ऑफ 2 स्टेट्स, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट को आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। द ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय गवर्नर रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम, तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से एक्चुअली अप्रूवल होता है। अगर इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिया होता स्टेट का तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता। उसके बाद लेकिन 6 वीक के बाद इसको पास करना होता है, तो ये भी ऑप्शन बहुत अप्रोप्रिएट ही है। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर अपर हाउस, नो लोअर हाउस, तो पहला ही गलत हो गया। अ पर्सन विदाउट बिकमिंग एन MP कैन रिमेन इन द post of minister only for 6 months. This is right. The minister takes oath before the speaker of Lok Sabha before assuming his office. Speaker of Lok Sabha, no, minister थोड़ी देता है। MP सभी स्पीकर के सामने लेते हैं, लेकिन अब जब उन्हें मिनिस्टर बनना होता है तो वो प्रेसिडेंट उनको मॉनिटर करते हैं या फिर वो करते हैं। प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, नो ही इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, तो ऑप्शन डी विल बी राइट, ही ओनली 2। द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाई, देखो इसमें अप्रूव्ड पूछा गया है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, फिर ये दोनों तो बकवास कमेटी हैं, इन्हीं दोनों लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है होगा। अप्रूव्ड जब करने की बात हो तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, लेकिन अगर रिकमेंड करने की बात हो कि प्राइस को रिकमेंड किया है तो वो होगा CACP बोलते हैं इसे, CACP, और इसके बोलते हैं CCEA। ओके, तो ये दोनों कमेटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जब एक्चुअली मिनिमम प्राइस जो है डिसाइड किया जाता है, और दोनों के लिए है, चाहे वो MSP हो चाहे ये फेयर प्राइस वाला हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, SLR बोलते हैं इसे, यस इट इज राइट। कैश रिजर्व रेशियो, ये भी है भैया। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन ऑल आर करेक्ट। मार्केट एक्चुअली ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि बॉन्ड इशू कर देते हैं, जैसे मार्केट में बहुत पैसा है और वो चाह रहे हैं कि पैसे को सक कर लें, तो बॉन्ड इशू कर देंगे, तो उनको पास पेपर दे देंगे और उनका पैसा अपने पास ले लेंगे, तो ये मार्केट ओपन। और कैश रिजर्व क्या होता है कि उसका रेट बढ़ा देंगे, जैसे हम बोले कि 5 लाख करोड़ जो है, सॉरी, जैसे 500 रुपये आपको बैंक के पास रखना पड़ेगा, मतलब रिजर्व बैंक के पास, तो उसको अगर 600 कर देंगे तो बैंकों के पास कम पैसा बचेगा, तो वो कम लोगों को दे पाएंगे, तो लिक्विडिटी वैसे घट गई। SLR में क्या होता है कि बैंक को अपने पास रखना होता है, जैसे मान लो बोला है कि 18 रुपये अपने पास रखना है, और जो है उसमें से 72 रुपये आज आप जो है खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें बोल दे कि नहीं 50 रुपये आप आपको अपने पास रखा है, 50 रुपये ही लोन वगैरह दे सकते हैं, पब्लिक के पास कितना पैसा बचेगा, लेकिन 50 रुपये ही, तो इस वजह से सभी ऑप्शन जो है करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। Which writ is issued to protect a public office from an illegal corruption assertion? तो ये तो बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, क्यों वारंट हो। द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज, तो ये CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके पहले एक्चुअली 2014 के पहले ये WPI यूज होता था, होल प्राइस इंडेक्स, लेकिन 2014 के बाद ये यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स का ये मतलब होता है कि जो टैक्स पे कर रहा है उसका बर्डन उसी के ऊपर जाएगा, वो दूसरे पे नहीं शिफ्ट कर सकता। दूसरे के शिफ्ट करने का मतलब कि वो 18 रुपये 20 रुपये जो भी टैक्स दे, लेकिन फिर वो अपने जो सर्विस दे रहा है उसमें वो इंक्लूड कर देगा, तो ये पर्सनल टैक्स, ये सही है। फिर ये कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम टैक्स, और ये दोनों तो नहीं होते, तो कॉरपोरेशन टैक्स और ये जो है डायरेक्ट टैक्स है। बाकी कस्टम सर्विस जैसे GST क्या होता है, GST कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आम आदमी भरते हैं। जैसे आप गए, मान लो किसी मॉल में आपने सामान लिया, वो है उसकी प्राइस 100 रुपये, वो
100 रुपये कस्टमर से लेगा, लेकिन क्योंकि वो सर्विस दे रहा है तो वो 18% और जो देगा, तो आपको पे करना पड़ेगा 118 रुपये। तो इस तरीके से वो इनडायरेक्ट है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी किस तरीके का टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। आर एन मल्होत्रा कमेटी इज रिलेटेड टू, तो आर एन मल्होत्रा जो है इंश्योरेंस सेक्टर की रिफॉर्म के लिए किया गया था। वेज फंड थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई, ये वेज फंड थ्योरी ये किया गया था जे एस मिल, जे एस मिल विल बी राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये पसंद आ रहा है कि हम थोड़ा चाहते थे कि 1 घंटे में हो जाए, लेकिन आज थोड़ा सा 10-15 मिनट मुझे लग रहा है ज़्यादा लग जाएगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन या फिर इस तरीके का पढ़ाना पसंद लग रहा है तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। व्हाट विल बी द इफेक्ट, और इससे कम से कम आप जान लीजिए कि 90+ क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं। अगर आपने जो घटना चक्र है उसको किया है और इसको किया है, तो आपको कोई और सोर्स पे रिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने सोर्सेज को बार बार रिवीजन कीजिए और यहाँ से इसको बार बार देखिए, जितनी बार हो सके परीक्षा तक। अगर 2 या 3 बार देख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट विद द इंक्रीज इन बैंक रेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो डिक्रीज इन मनी सप्लाई और लिक्विडिटी, ये सही है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जब बैंक रेट बढ़ा देंगे तो बैंकों को पास पैसा कम बचेगा, तो वो लोगों को पैसा कहाँ से दे पाएंगे, तो ये जो है पहला दूसरा वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। डिक्रीज इन द क्रेडिट जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक्स, ये भी सही है, क्योंकि ये जब पैसा ही कम है तो उनके पास कहाँ से क्रेडिट वो देंगे। इंक्रीज इन द क्रेडिट जनरेटिंग कैपेसिटी, नो ये भी ऑप्शन गलत है। तो 1 और 3, एक और 3, ऑप्शन बी विल बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो लेबर लैंड कैपिटल इंटरप्रेन्योरशिप, ये जो है ये बहुत रटा हुआ क्वेश्चन है। ये 4 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, ये मेजर फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए। न्यू कैस्टल पोर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्ट, इज लोकेटेड इन विच, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये फिजिकल पॉलिसी में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता। फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, ये वाला सही है, ये नहीं किया जाता फिजिकल में। फिजिकल का मतलब पैसे खर्च करने से है कि गवर्नमेंट किस सेक्टर में कैसे कैसे ये करती है। इन कंपेरिजन टू रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट विल ऑलवेज बी, फिजिकल डेफिसिट तो हमेशा ज़्यादा होता है रेवेन्यू डेफिसिट से। आपने अगर बजट पढ़ा होगा तो उसमें देखा भी होगा। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स गिवन बिलो स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार केवल बिहार के अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं। बीपीएससी अकेले 2 बार आए हैं मुझे लगता है। तो ये नल्ला मल्ला हिल्स, ये है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद जावेदी, जावेदी की तरह जावेदी जो है ये नल्ला मल्ला के साउथ और तमिलनाडु को टच करता हुआ है, ये मतलब दूसरे नंबर पे हो गया। नीलगिरी, यही वाला सही भी है, नहीं नहीं इसमें अन्नामलाई पहले पे दे दिया है। जावेदी, जावेदी ये दूसरे नंबर पे। नीलगिरी, नीलगिरी जो एक्चुअली तीनों के कॉन्फ्लुएंस पे, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। नीलगिरी एक्चुअली बायोस्फीयर रिजर्व, सामने पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें नीलगिरी पे है एक्चुअली। नीलगिरी ताहा जो स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, वो भी बहुत न्यूज में रहता है। फिर अन्नामलाई, ये तो केरला में ही है, तो इस वजह से ऑप्शन सी विल बी राइट। बिटवीन विच टू कंट्री इज 38th पैरेलल लाइन, 38th पैरेलल लाइन भैया किसके किसके बीच में है, तो ये है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की। ये 38th पैरेलल लाइन जो है ये किसके बीच में है, ये नॉर्थ कोरिया और इसके ही बीच में, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में एक्चुअली 70th लाइन होता है, और अमेरिका और कनाडा के बीच में 49th पैरेलल लाइन होता है। ऑन January 3 द फिनोमेना ऑफ पेरीहेलियन अकर, तो व्हाट डज इट इंडिकेट, तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये होता है अर्थ से जो डिस्टेंस होता है इसका, ये शॉर्टेस्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट। ओके, तो सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन द लार्जेस्ट पार्ट इन इंडिया, तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये तो बहुत थोड़ा सा पार्ट है। मैंग्रोव तो बहुत ही थोड़ा सा है। तो ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है, तो ये बात आप याद रखेंगे।
ग्रेनाइट इज एन इग्निशियस रॉक्स एंड इट्स मेटामॉर्फिक फॉर्म इज, तो ये है नीस। ये नीज इसको क्या पढ़ते हैं पता नहीं ऐसे, लेकिन नीस ऐसा कुछ बोलते हैं। व्हाट इज द मेंडर्स ऑफ रिवर विच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सबो लेक्स, ये चौर बोला जाता है, बिहार में ही बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोमैडिक ट्राइब, तो इसमें कोसैक हो गए। कोसैक तो ये तो यूक्रेन और रसिया, रसिया के वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये नोमैडिक होते हैं, हॉर्स राइडिंग ये सभी ये करते हैं। मसाई ये होते हैं जो ये होते हैं केन्या और तंजानिया के बीच में होते हैं, और ये भी नोमैडिक ही होते हैं। लेप्चा ये सिक्किम में पाए जाते हैं, लेकिन ये नोमैडिक नहीं होते। पिग्मी ये कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, और ये इनको एक्चुअली शायद दीमक खाने वाला भी बोला जाता है। यूपी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन जो है सी विल बी राइट। इंडिया में जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं भोटिया भूटिया ऐसे करके दो ट्राइब्स हैं, वो ऋतु प्रवास करते हैं। लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, तो ये होते हैं आयनोस्फीयर से। टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है आज के दिन। विच ऑप्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड इट्स लोकेशन इज नॉट करेक्ट, तो कोटा, कोटा में है भैया। तारापुर महाराष्ट्र में। काकरापार, काकरापार नहीं, काइया नाम है इसका शायद, काइया ही है। काकरापार तो गुजरात में है। नरोरा उत्तर प्रदेश, तो इसमें ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लैंड लॉक्ड, इसको तो देखना ही नहीं। रसिया ये भी लैंड लॉक है, ये रसिया चाइना के बीच में है, और ये अफगानिस्तान भी लैंड लॉक कंट्री है। एक अफगानिस्तान को आप कमेंट सेक्शन में बताइए ये कितने कंट्रियों से बॉर्डर शेयर करता है, और उसको आप देखिए। एक बार यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया, बोलीविया भी है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट। इसको आप देखेंगे तो पूरा ईस्ट वाले क्षेत्र में तो बहुत सारा कोस्टल आपको मिलेगा रसिया का। इसमें 92 में देखते हैं कि पहले तो वेल्स, वेल्स जो है ये साउथ अफ्रीका, पहले मुझे जो आ रहा है मैं वो कर लेता हूँ। पंपास ये अर्जेंटीना में है साहब, यस अर्जेंटीना। और तो ये हो गया सी में 3, सी का 4 और एक ये वाला, मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पुस्ताज, लेकिन इसको भी देख लेते हैं। पुस्ताज ये जो है दूसरे, ये हंगरी में, और कैंटेबरी ये जो है न्यूजीलैंड में। विच लेक इज कॉल्ड पीएल ऑफ साइबेरिया, तो इसको बोला जाता है लेक बैकॉल को बोला जाता है एक्चुअली। लेक बैकॉल, विक्टोरिया लेक तो वहाँ नहीं है, विक्टोरिया लेक साउथ अफ्रीका में है। और इसी को एक्चुअली सबसे गहरी झील भी बोला जाता है। वेयर डज द नॉर्वेस्टर दैट अफेक्ट्स ईस्टर्न बिहार ओरिजिनेट्स, तो ये बे ऑफ बंगाल में होता है। और शायद प्री मानसून में 3-4 एक्चुअली जो छोटे छोटे से मानसून का ऐसी हवाएं आती हैं, उनका उनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसको काल वैसाखी भी बोला जाता है नॉर्वेस्टर को, वो बंगाल या फिर असम वाले क्षेत्र में बारिश करता है। और नॉर्थ में एक लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, उसको भी बोला जाता है लू। तो उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली वाले क्षेत्र से लगा करके बिहार तक जो है होता है। और एक बोला जाता है ब्लॉजम, ओके ब्लॉजम, ये होता है कहाँ पे, ये होता है केरला में। और एक मैंगो सावर होता है, मैंगो सावर कहाँ पे होता है, ये होता है कर्नाटका में। विच रिवर ऑफ इंडिया क्रॉसेस ऑल द रेंजेज ऑफ हिमालयस, तो ये है सतलज भैया। ये राकस का ताल जो हिमालयन रेंज में है, वो मानसरोवर के पास वहाँ से निकलती है, और ये जा करके फिर इंडस में मिल जाती है। इसके पहले ये करीब लगभग लगभग सारे हिमालय को कट करते हुए जो है जास्कर, ग्रेट हिमालय, शिवालिक, इन सबसे पास होकर के जाती है। तो बी विल बी राइट ऑप्शन। हाउ मेनी टाइम्स हैज प्रेसिडेंट रूल्स बीन इम्पोज सो फॉर इन बिहार, तो 8 टाइम भैया। पहले मैं सारे टाइम्स को लिख देता हूँ। 1968, 69, 1972, 1972, 1977, 1980, 1995, 1999, फिर 2005, लास्ट टाइम 2005 में लगाया था। तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार।
हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन हेल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड। तो ये सतीश प्रसाद जी हैं। ये 5 दिन के लिए बने थे भैया, 5 दिन के लिए। और कब ये बने थे? 1968 में ही बने थे, शायद जनवरी 1960, और 1 दिसंबर को ये जो है कर दी। उसके बाद भोला प्रसाद जी हैं दूसरे नंबर सबसे शॉर्टेस्ट, और उसके बाद फिर यह केदारनाथ। सभी शॉर्टेस्ट वाले ही हैं, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट सतीश हैं। तो 2 लोगों का कम से कम आप नाम याद रखें, एक तो सतीश और भोला का। सतीश पहले पे है, भोला दूसरे नंबर पे है। फिर सुल्तान हु बिल्ट अ फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दरभंगा, घियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक हैं भैया। हु डिड सिसुनागा डिफीट एंड एस्टेब्लिश द सिसुनागा डायनेस्टी। तो हु डिड सिसुनागा डिफीट एंड एस्टेब्लिश द सिसुनागा डायनेस्टी। तो सिसुनागा डायनेस्टी को ये नागदक्षा, ये एक्चुअली लास्ट रूलर थे हर एक डायनेस्टी के, और इनको ही मार करके सिसुनाग जो है, सिसुनाग डायनेस्टी जो है बनाई जाती है। वो शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगधा फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र। तो ये काल अशोक ने किया था एक्चुअली। तीन तीन चार लोगों का आप नाम याद रखें। एक तो राजगृह, ये राजधानी थी अजात शत्रु के टाइम, अजात शत्रु के टाइम। और इनके जो बेटे थे उदायन, उदायन, ये कैपिटल को ले आते हैं पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ओके। और पाटलिपुत्र से एक्चुअली शीशनाग ले जाते हैं वैशाली में, वैशाली। ओके। और इनके जो बेटे हैं काल अशोक, काल अशोक, ये अगेन पाटलिपुत्र में लाते हैं। तो इतना आप कम से कम याद रखें, ये शिशुनागा है, शिशुनागा। और एक क्वेश्चन और बनता है कि पाटलिपुत्र को बनाया किसने था? तो अजातशत्रु ने बनाया था। लेकिन अगर पूछे कि कैपिटल किसने बनाया, तो वो उदयन हो जाएगा। अजातशत्रु यूज न्यू वेपन्स लाइक शिला कंटका एंड रथमुसाला फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वॉर विद विच स्टेट। तो ये वज्जी के साथ इन्होंने ये वेपन्स यूज किए थे। हालांकि दूसरों के साथ भी इन्होंने वॉर किया है, लेकिन वज्जी के साथ ये हथियार पहली बार यूज किया था। ईरानियन ट्रेवलर अब्दुल लतीफ केम टू बिहार ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्पर। तो ये जहांगीर के टाइम पे आया हुआ था। बाई हुम वॉज द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा स्टेब्लिश। स्वामी सहजानंद सरस्वती, सच्चिदानंद सिन्हा, एनजी रंगा। तो ये बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। और 1929 में इन्होंने बिहार प्रोविंशियल सभा की स्थापना की थी। व्हेन वॉज सेंडाई फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेड फॉर डिसास्टर मैनेजमेंट इन बिहार। तो दिस 2015। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज लीडिंग इन जूट प्रोडक्शन। तो ये है पूर्णिया। भागलपुर किसमें है? सिल्क में, सिल्क सिटी भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज सिचुएटेड मुंगेर। तो सीताकुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषिकुंड, ये सभी हैं। तो डी ऑप्शन विल बी राइट। तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट 2011। तो ये है सहरसा। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। हु एमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द स्टेट काउंसिल मिनिस्टर। तो ये स्टेट काउंसिल मिनिस्टर। तो प्रिसाइड कौन करता है भैया? प्रिसाइड तो करेंगे चीफ मिनिस्टर ही किसी भी कमेटी को। टू होम डज द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करते हैं। चेयरमैन और जो वाइस चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन जिसे बोलते हैं, वो अगर मेजोरिटी में है तो वो भी इसी तरीके से रेजिग्नेशन देंगे। द कोविन प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसोसिएटेड विद। तो ये है रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ जूनोटिक वैक्सीन लाइक एंटी रेबीज एंड एंटी वेनम। तो 110 का जो आंसर है ये रियल टाइम, ये ऑप्शन बी विल बी राइट। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ बीइंग इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? 25 वर्ष। तो देखिए, राज्यसभा या फिर स्टेट काउंसिल का अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं 30 साल चाहिए आपको। बट लोकसभा और एमएलए बनना है, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना है, तो ये 25 साल। प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो 35 साल। और सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो कोई भी एज मेंशन नहीं है। ओके। विच रेफरेंस with reference to the human papillovirus HPV vaccination initiative in India, consider the following statements. It aims to vaccinate girls 9 to 14 year to prevent cervical cancer. ये सही क्वेश्चन, सही आंसर स्टेटमेंट है। It has been launched under Ministry of
वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये गलत है भैया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ जो है इसने ये इनिशिएटिव लिया है, न कि चाइल्ड डेवलपमेंट में। कैंसर सर्वाइकल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर एमंग वुमेन। देखिए इसमें वन ऑफ द मोस्ट, ये सबसे ज़्यादा नहीं है लेकिन वन ऑफ द मोस्ट है, तो ये सेकंड नंबर पे एक्चुअली है, लेकिन क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट बोला है तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए विल बी राइट। With reference to the proposed amendment to the India's nuclear energy sector in 2025, choose the correct statement. The amendment aimed to allow 100% foreign direct investment, 100% direct in nuclear power generation. No, ये शायद 50 से कम है, तो 100 तो नहीं है, 50 से कम है। The Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010 is being amended to encourage private and foreign investment, ये सही बात है। The Atomic Energy Act 1962 recently restricts प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी सही बात है। तो इसमें 1962 वाले एक्ट में ये बात कही गई है और 2010 वाले में ये बात कही गई, तो ऑप्शन बी विल बी राइट। तो मूव करते हैं 114, क्वेश्चन नंबर 114। With reference to the Panchayat Amendment Index for the financial year 2022-23, consider the following statements. The index was published by Ministry of Panchayati Raj, ये करेक्ट है। फिर गुजरात रैंक्ड फर्स्ट एमंग द बेस्ट कैटेगरी स्टेट, ये भी सही है, 1 and 2 सही। ओनली 2 ग्राम पंचायत वर इंक्लूडेड इन A+ कैटेगरी। नो, कोई भी एक्चुअली पंचायत, इवन कोई भी पंचायत इंडिया में है ही नहीं जो A+ कैटेगरी के एलिजिबल हो, तो ऑप्शन ए जो है, और इसको प्रिसाइजली जो है कहा भी गया है, तो इस बात को आप याद रखेंगे, ये कोई नंबर दे करके जरूर बहकाएगा आपको। विद रेफरेंस टू द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 रिलीज्ड बाय नीति आयोग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? नीति आयोग, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उड़ीसा सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन इंडेक्स, दिस इज राइट। कई बार ये दे देगा केरला, केरला से बहुत खेलेगा, केरला सिक्योर्ड फर्स्ट, तो केरला भी है शायद। बिहार रैंक एमंग द टॉप 5, ये वाला आप इंफॉर्मेशन केरला को देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है केरला है कि नहीं है, लेकिन उड़ीसा तो है, ये मुझे पता है, लेकिन केरला दे देगा, अगर नहीं होगा तो मैं हालांकि चेक कर लूँगा। बिहार रैंक एमंग द टॉप 5, टॉप 5 में नहीं, ये शायद 13 वगैरह रैंक है इसकी, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। द इंडेक्स असेसेस द स्टेट बेस्ड ऑन फिजिकल डेफिसिट, डेट लेवल्स एंड रेवेन्यू परफॉर्मेंस, तो ये बात भी सही है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट। रिसेंटली विद विच 2 एंशियंट इंडियन टेक्स्ट वर इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, तो ये है भगवद गीता, नाट्यशास्त्र, इसमें और कोई ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है, ये एकदम जुबान पे होना चाहिए। ऐसी प्रिपरेशन आप करेंगे तब जा करके वहाँ पे कुछ हो पाएगा, नहीं तो वहाँ पे ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। विद रेफरेंस टू द युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ बीइंग डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा रेलवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सही है। इट विल बी लोकेटेड इन हिस्टोरिक नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक ऑफ द, ये भी सही है, ऑफ दिल्ली। द म्यूजियम इज बीइंग डेवलप्ड विद टेक्निकल कोलेबोरेशन विद ब्रिटिश, नो, फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है, फ्रांस की हेल्प से। ऑप्शन ए और बी जो है करेक्ट होगा। Which of the following languages were recently added to the parliamentary translation service as announced by Lok Sabha Speaker? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और उर्दू, ये सही है। कौन कौन ही नहीं है इसमें? संस्कृत और मणिपुरी को भी ऐड किया गया, तो 6 लैंग्वेज जो एक्चुअली किए गए हैं। तो एक तो बोडो, आप पूरा देख लिए, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, फिर उर्दू, हो गए 6, हाँ 6 हो गए। इसमें ऑप्शन कौन सा है? 1 2 4 5, 1 2 4 5, ऑप्शन बी विल बी राइट। इंडियाज फर्स्ट जू बेस्ड बायो बैंक ऑपरेशन सिंस जुलाई 2024 हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस, तो ये है नंदा, ये तो वेस्ट बंगाल में हुआ है, तो आप स्टेट अगर जानते हैं तो ये वेस्ट बंगाल। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल, ये जो है ऑप्शन बी विल बी राइट। तो क्योंकि काफ़ी पुराना न्यूज़ है तो आपको याद भी होगा कि वेस्ट बंगाल में ऐसा किया गया है। रिसेंटली द 150th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो ये हुआ उज्बेकिस्तान में भैया,
120 का उज्बेकिस्तान हो जाएगा। और फिर 121 रिसेंटली यूनेस्को added 16 new sites to its global geopark network. With this, what is the total number of global geopark across the world as 2025 year 2029? Which country became the first in the world to adopt 100% electric vehicles for the all newly registered passenger cars? तो ये है नॉर्वे। ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीचर फिल्म मेड इंटायरली यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो ये ऑप्शन पे इट इज टाइटल द विजार्ड ऑफ ओजेड एंड हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट में गूगल वगैरह है। इट इज़ फर्स्ट AI जनरेटेड फिल्म बाय नेटफ्लिक्स। नो, इट इज टाइटल्ड द ओजार्ड विजार्ड ऑफ ओजेड प्रोड्यूस्ड बाय गूगल एंड मैग्नोपस स्टूडियो। ये ऑप्शन सी विल बी राइट। गूगल ने किया है, इतना आपको पता याद हो। और वो जो दूसरा जो स्टूडियो है उसका भी नाम याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यही होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा इसकी गारंटी है। ओके, कुछ न कुछ इधर उधर करके बस क्वेश्चन को पूछते हैं, इसलिए से आपको एक्सप्लेनेशन को सुनना बहुत जरूरी है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनोज इरप्टेड इन द फिलीपींस लीडिंग टू इवैक्यूएशन अलर्ट्स एंड फ्लाइट डिस्ट्रप्शन? माउंट मयोन, माउंट पिनाटुबो, माउंट कनलॉन, ताल वोल्केनो। ये सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ये इवैक्यूएशन अलर्ट हुआ था। ताल भी एक्चुअली फिलीपींस में ही है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। Which of the following statements correctly describe the biomass mission launched by the European Space Agency in 2025? तो 2025 में यूरोपियन एजेंसी के द्वारा कौन सा? It is Earth observation satellite intended to monitor ocean current using visible light sensor. It is mission to provide the first comprehensive measurements of global forest biomass using P-band synthetic aperture radar, enhancing knowledge of carbon storage and forest health. ये वाला सही लग रहा है। The mission is primarily focused on mapping earthquake. No, it aims to study the outer planet. No, ये ऑप्शन डी भी करेक्ट है। इसमें पी बैंड अगर आप याद रखेंगे तो मैंने पी बैंड से याद रखा, सिंथेटिक अपर्चर रडार, तो ऐसा करेंगे। The evolutions program launched by the Department of Science and Technology DST primarily aims to, तो ये है प्रमोट सोलर पैनल एक्सपोर्ट टू इंटरनेशनल मार्केट, encourage startups in biotechnology innovation, support startups of electric vehicle EV component in India, found space research program under the Chandrayaan mission। तो ये इवोल्यूशन प्रोग्राम जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा जो किया गया है, तो ये ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, सपोर्ट स्टार्टअप ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपोनेंट्स इन इंडिया। तो ऑप्शन सी विल बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिसेंट रिटर्न ऑफ एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2025? इससे एक्चुअली अभी यूपी के RO में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो स्पेस व्हीकल है उसी का नाम पूछ लिया गया था। नासा एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर रिटर्न आफ्टर ए स्टे ऑफ 9 months aboard of the ISS. The crew returned to Earth using SpaceX Dragon spacecraft. यही इस नाम ही पूछा था यूपी में कि इसका नाम क्या है, ड्रैगन है, ये है, टाइटन है, ऐसे ऐसे करके पूछा था। रशियन कॉस्मोनॉट्स आल्सो रिटर्न विद देम। तो सभी ऑप्शन एक्चुअली सही है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट। आप उसको एक बार उस न्यूज़ को फिर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि BPSC में बहुत अच्छा चांसेज है इससे क्वेश्चन कुछ न कुछ पूछा जाए। किस व्हीकल से एक्चुअली भेजा गया था, वहाँ पे कितने समय पर रुकी थी, उसका ऑपरेशन का क्या नाम था, ये सारी चीज़ें आप जो है उसको आप एक बार न्यूज़ से ज़रूर पढ़ लें। द लूपेक्स मिशन ऑल्सो नन एज चंद्रयान 5 इज ए लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट जॉइंटली अंडरटेकन बाई इसरो और जाक्सा के द्वारा एक्चुअली ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है, और ये साउथ पोल पर पानी की खोज करने के लिए स्पेशली जो है किया जा रहा है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल लॉन्च अंडर द इंडिया AI मिशन? तो टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, टू प्रोवाइड GPU एक्सेस, cloud storage and AI tool to researchers and startups for developing ये
यही है, क्लाउड स्टोरेज, ऑप्शन बी विल बी राइट। तो बिना समय गंवाए, चलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया है, मैच द, शुरुआत में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की वजह से टाइम ज़्यादा लग गया, उतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था। तो इसमें मैच करना है, ही निहोन हिंडानक्यो, ये एक्चुअली पीस प्राइस मिला है इनको, नोबेल प्राइज का। हैंगकॉन्ग इनको लिटरेचर का मिला है, जैम्पर केमिस्ट्री का, डैरोन एसी मोगलू का। तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन ए विल बी राइट। ये केमिस्ट्री के इकोनॉमिस्ट हैं एक्चुअली। Consider the following statements regarding the ICC Awards 2024. Jasprit Bumrah won both the ICC Men's Cricket of the Year and Men's Test Cricket of the Year award. ये सही बात है। स्मृति मंधाना was declared ICC Women's T20 क्रिकेट, T20 नहीं भैया, ODI के लिए इनको मिला है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मिला है लेकिन ODI के लिए मिला है। एमिलिया केर फ्रॉम न्यूजीलैंड won the ICC Women's Cricket of the Year and ICC Women's T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, ये बात सही है। लेकिन रिचार्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड रिसीव द आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर, ये भी बात सही है। तो 2 को छोड़ करके बाकी सभी जो है ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मिस वर्ल्ड 2025 वाज हेल्ड इन हैदराबाद इन इंडिया, सही है। पोपल सुचता फ्रॉम थाईलैंड वोन द मिस वर्ल्ड 2025, ये भी सही है। विक्टोरिया केजेर फ्रॉम डेनमार्क वोन मिस यूनिवर्स हेल्ड इन 2025 इन मैक्सिको में जो हेल्ड हुआ था। नंदिनी गुप्ता रिप्रेजेंट्स इंडिया इन मिस यूनिवर्स, नॉट मिस यूनिवर्स, ये मिस वर्ल्ड में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। तो 1 2 3 जो है करेक्ट हो जाएंगे, डी नहीं होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड्स 2024। तो ये अवार्ड इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट Madhav Gadgil received the Earth Lifetime Achievement Award from UNEP. The UNEP Champions of the Earth Award is considered the United Nations highest environmental honor. Both option is a right option. The Indian Navy recently conducted a PASEX with Royal Navy of which of the following country in the Gulf of Aden? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया था। ये वन लाइनर का एक क्वेश्चन कह सकते हैं आप। Consider the following statements regarding the National Sports Award 2024. D. Gukesh was one of the recipients of the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award for this achievement in chess. In 2024, Arjun Award was conferred upon a total of 32 sport persons, including athletes from both able bodies and para sports categories. Harmanpreet Kaur received the Khel Ratna Award फॉर हर परफॉर्मेंस इन वुमेन्स हॉकी। हरमनप्रीत सिंह ने पाया है और ये हॉकी से हैं, ओके। और ये कौर जो है ये दूसरे किसी गेम से हैं शायद, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पद्म अवार्ड, पद्म अवार्ड कितने दिए गए हैं, 139 दिए गए हैं, 7 19 113, ये याद रखेंगे फॉर्मूला पहली बात, तब किस इंपॉर्टेंट करते हैं। A total of 139 Padma Award were announced in 2025, including Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, ये सही है। Noted classical singer Sarda Sinha from Bihar was conferred the Padma Bhushan Award पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण इनको भी मिला है, ओके। तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओसामू सुजुकी, a prominent figure in business and industry from Japan, was awarded the Padma विभूषण पोस्टमोस्टली, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। 1 और 3 जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द 54th सिग्नेटरी टू द आर्टेमिस अकॉर्ड कमिटिंग टू पीसफुल एंड सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन इन कोलैबोरेशन विद नासा, तो ये बांग्लादेश ने भी किया है। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, कई बार आपने इसको हो सकता है पढ़ा भी होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिटरेचर अवार्ड इन इंडिया। विनोद कुमार शुक्ला, द फर्स्ट राइटर फ्रॉम छत्तीसगढ़, वॉज ऑनर्ड विद द 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, ये बात सही है। सरस्वती सम्मान 2024 वॉज अवार्डेड टू साधु भद्रेश दास फ्रॉम हिज वर्क रौद्र अस्थवाकिम इन मलयालम लैंग्वेज, ये नहीं है एक्चुअली, ये प्रभा वर्मा को मिला है, ना कि इनको, ये ऑप्शन जो है गलत है। व्यास सम्मान 2023 वॉज गिवन टू पुष्पा भारती फॉर हर हिंदी
वर्क, यादें, यादें और यादें, तो 1 और 3 जो है सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेजर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन signed by India in 2024. India signed an agreement with Argentina for cooperation in the field of lithium exploration and mining। तो ये बात सही है। देखिए इसमें कुछ और कंट्री का नाम दे करके ना आपको बहका सकता है। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद वियतनाम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल, तो ये भी सही है। तो वियतनाम के साथ इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट। आज का टाइम तो काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। तो साइक्लोन शक्ति बे ऑफ बंगाल में जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। तो पहले का दूसरा, ये तो पहले ही ऑप्शन सही हो गया। आप और ऑप्शन को देख भी सकते हैं मिला करके, तो लेकिन वही पहला ऑप्शन ही सही होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 100? इसका वैल्यू आपको, ये एक्चुअली फार्मूला आप लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको हो जाएगा ए प्लस बी, ओके, और ए माइनस बी। तो इसमें तो अगर इसको ऊपर लगाएंगे तो कैसे लगेगा, 100 प्लस 99, ओके, और कैसे दूसरा लगेगा 100 माइनस 99, तो ये हो गया 199 और ये हो गया। तो इसका पहले नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म निकालने के बाद एक फार्मूला होता है एस बराबर एन बाई टू ए प्लस एन, ये फार्मूला आप लगा देंगे तो ऑप्शन ये विल जो है सी विल बी राइट। ओके, पहले वो वाला फार्मूला लगा करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसको आप सॉल्व करेंगे तो एक सीरीज बन के आएगी, तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है एन को निकाल लीजिएगा। एन को निकालने के बाद फिर ये वाला फार्मूला लगाइएगा तो आंसर आ जाएगा। रामू हैड 200 टॉयज, ही गिव 10% टू दिवाकर, 20% टू ममता एंड 1/10 टू द करण। तो 200 है, अब 200 में से 10 उसने 10% दे दिया, मतलब 20 दे दिया। फिर दिवाकर को 20% दे दिया, तो दिवाकर को भी 20% दे दिया। तो उसके बाद आप देखिए किसमें कितना बच रहा है, ठीक है। तो इसमें मुझे लग रहा है 120 जो है ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आसान है, इसको थोड़ा आप करेंगे तभी आंसर, कि मुझे इससे करने से क्यों नहीं, क्योंकि ये मैथ के क्वेश्चन है, केवल याद करने के क्वेश्चन है, वो डिजिट फिर चेंज कर देगा कि आपने आपसे नहीं। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ राम सेड दे, इसके मैं आंसर बता देता हूँ हिमसेल्फ, इसको आप पढ़ करके खुद लगाइए। देयर वर 2 candidates in election, the losing candidate got 41% of the votes and lost by 5580। तो ये 41%, अगर ये 41% पा करके लूज किए हैं कितने वोट से, 5080, तो जीतने वाला कितना पाया 59%। तो कितने का अंतर है इनमें, 18%। अगर 18% 5080 है तो 1% कितना होगा, 1% निकाल करके फिर आप उसको अरेंज करेंगे तो आपको ऑप्शन ए जो है राइट ऑप्शन मिल जाएगा। द रेशियो ऑफ सर्कल्स ए एंड बी आर इन द 1.5:1। तो ये पाई आर स्क्वायर वाला जो फार्मूला है उसको आप लगा करके देखिए, ऑप्शन सी आ जाएगा। मैं लगाऊंगा नहीं इसको, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। ए मेन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, तो ना पहले तो डायरेक्शन बना देते, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ वेस्ट इधर हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। कह रहे हैं कि हिप फर्स्ट टर्न, मतलब पहले कह रहे हैं कि इसमें 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ओवरऑल ये पहले तो ज़्यादा क्या है क्लॉकवाइज है, तो ज़्यादा वाले में इस कम वाले को घटा लीजिए, मतलब 45 डिग्री आ गया। ओके, मतलब क्लॉकवाइज स्पेशली 45 डिग्री है, क्योंकि आप चाहे वैसे भी कर सकते हैं कि 135 डिग्री पहले इनको इधर घुमाइए, ठीक है, फिर 180 डिग्री यहाँ पे घुमाइए, तो वही बात होगी। लेकिन अगर नेट का आप देखेंगे तो ये नॉर्थ की तरफ आ जाएगा। और 147, क्वेश्चन नंबर 147, तो ये तो डाइस का क्वेश्चन है, आप कर ले, आपको थोड़ा सा इसको अरेंज करें और आपको लग जाना चाहिए ये क्वेश्चन। फिर 148 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है सही होगा। इसमें आप पहले ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि दोनों दोनों में सर एक एक ही होता है। एक क्वेश्चन बनाइए आप, और गोट के पास 4 लेग होते हैं, ओके, ये लेग और सर वाले क्वेश्चन है। और जो दूसरा डक है उसके पास 2 लेग होते हैं। तो जैसे x + y अगर आप बनाते हैं तो आया 58, और लेग्स की संख्या है तो मतलब 2x
एक्स अगर गोट को मानते हैं तो 4x हो जाएगा, और वाई अगर डक्स को मानते हैं तो 2y बराबर 140। इसी को सॉल्व कीजिए, आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता लग जाएगा। द हाउस ऑफ 5 persons ABCDE आर सिचुएटेड इन सच ए वे दैट, इसको आप डायरेक्शन के क्वेश्चन है, ये मिला जुला करके कुछ इस तरीके का है कि आप 30 मीटर इधर जाइए, 30 मीटर इधर जाइए, राइट लेफ्ट करते हुए। तो ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको। ऑप्शन जो है वेस्ट वेस्ट वाला जो है राइट है। और 150, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क में देना। क्या होमवर्क दे, ये तो आसान वाला है। तो इसमें देखिए 3 वर्ड हैं, इसमें 4 वर्ड हैं, इसमें 5 वर्ड हैं, और सबका स्क्वायर किया हुआ है। 1 2 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 36 आ जाएगा। तो आज थोड़ा सा करीब 10 से 15 मिनट आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ा इसमें। तो अगर आप चाहें तो स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, और इसको 2 या 3 बार देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और मैंने कोशिश किया है कि कोई मिस्टेक ना हो। अगर ऐसा कोई आपको ऑप्शन गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसको मैं फिर चेक करके उसको ज़रूर आपको सही आंसर दूंगा। लेकिन मेरी तरफ से इसमें कोई किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है अभी तक के लिए। और thanks for watching my video, and please share with your friends and subscribe my channel if you don't subscribe yet.